दोस्तों, ये सरगुज़िश्त एक 22 बरस की खूबसूरत और नौजवान बेवा एसपी खातून की है। उनके शौहर का इंतकाल एक संगीन सड़क हादसे में हो गया था। सहेली के मशवरे पर उन्होंने अपने घर में 14 बरस के एक नौजवान लड़के को नौकर रख लिया। अजब इत्तिफाक ये हुआ कि उस लड़के की बातें और आदतें उनके मरहूम शौहर से मिलती जुलती मालूम होने लगी। यही वजह बनी कि एसपी खातून का दिल उस लड़के की तरफ झुकने लगा। एक रात तकरीबन 1 बजे उन्होंने नौकर को अपने कमरे में बुलाया। उसके बाद जो कुछ रूनुमा हुआ वो ऐसा था जिसकी तलब बहुत से दिलों में होती है, मगर मुकद्दर सबके साथ नहीं देता। यूं महसूस हुआ जैसे उस नौकर के हाथ तकदीर की चाबी आ गई हो। अब न उसे बीवी की आरजू रही, न दौलत की फिक्र। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी और घर बैठे मालो दौलत उसके दामन में आने लगी। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर उस एसपी खातून को उस लड़के में ऐसी कौन सी बात नजर आई जिसके सबब वो उसकी हर चाहत पूरी करने पर आमादा हो गई। जानने के लिए इस सिलसिले को आखिर तक गौर सुनिए। दोस्तों, इंदौर शहर के किनारे एक पुरानी हवेलीनुमा कोठी वाक़ थी। आंगन में खड़ा बूढ़ा नीम का दरख्त, दीवारों पर वक्त की मार के निशान और लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में चरमराकर गूंज उठते, सब मिलकर उस घर की तन्हाई और वीरानी का किस्सा कहते थे। उसी खामोश और सुनसान हवेली में रहती थी एसपी अनुपमा वर्मा। महज 22 बरस की उम्र में ही वो अपनी जहानत, हिम्मत और सख्त मिजाजी की वजह से पूरे जिले में पहचानी जाती थी। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और चेहरे पर ऐसी दिलकशी कि देखने वाला पल भर को ठहर जाए। लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस, उस ऑपरेशन में उनके शौहर डीसीपी आदित्य वर्मा शहीद हो गए। आदित्य एक सच्चे और बेखौफ अफसर थे और उनकी मौत ने अनुपमा की जिंदगी की रोशनी बुझा दी। गम को उन्होंने अपने दिल की गहराई में छुपा लिया और पूरी जानो दिल से खिदमत-ए-वतन में लग गई। नतीजा ये हुआ कि वो जिले की सबसे कम उम्र मगर सबसे सख्तगीर एसपी बनकर उभरी। वो इस बड़े वीरान बंगले में तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। कई बार मां बाप ने उनसे कहा कि शहर के किसी आरामदेह फ्लैट में जा बसो, मगर अनुपमा को इस घर की हर दीवार, हर कमरे में आदित्य की यादों का साया बसा हुआ था। यादों का बोझ हर वक्त महसूस होता, इसी वजह से वो उस हवेली से हटना नहीं चाहती थी। हर सुबह वर्दी पहनकर दफ्तर निकल जाती, दिन भर केसों और फाइलों में उलझी रहती और रात गए थकी मांदी लौटती। मगर जैसे ही बंगले में कदम रखती, गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ बनकर उतर आता। एक शाम वो खिड़की के पास खड़ी बारिश की परछाइयों को तक रही थी कि उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर प्रिया नायर मिलने आ पहुंची। चाय की प्याली के साथ प्रिया ने संजीदगी से कहा, अनुपमा, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत है। घर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और तन्हाई भी कुछ कम महसूस होगी। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, घर के काम संभल जाएंगे और तुम्हारा दिल भी हल्का रहेगा। अनुपमा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन प्रिया के लगातार इसरार के सामने आखिरकार मान गई। कुछ रोज बाद एक दोपहर को प्रिया खुद एक लड़के को हवेली तक लेकर आई। ये लड़का 14 बरस का था, दुबला पतला, मगर जिसमें हल्की सी मजबूती और चेहरे पर चमक लिए हुए। आंखों और चेहरे पर मासूमियत थी, मगर मुस्कान में अजीब सा एतिमाद झलकता था। उसका नाम विवेक था। आते ही उसने अदब से सलाम किया और फिर चुपचाप हवेली के आंगन में खड़ा हो गया। पावों में घिसे पिटे पुराने चप्पल थे, हाथ में छोटा सा कपड़ों का थैला और निगाहों में ऐसा सुकून मानो ये जगह उसके लिए कोई अजनबी ठिकाना न हो। अनुपमा ने उसे काम पर रख लिया। अब वही खाना पकाता, घर की सफाई करता, बागीचे की देखभाल करता और दूसरे छोटे मोटे काम संभालता। मगर एक बात अनुपमा को गैरमामूली मालूम होती, विवेक हर काम इतनी सफाई और सलीके से करता जैसे बरसों से ये घर उसी का हो। खास बात यह कि जब वो चाय बनाता तो उसकी खुशबू और जायका बिल्कुल वही होता
जैसा आदित्य की पसंदीदा चाय का हुआ करता था। शुरू में अनुपमा ने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ विवेक की छोटी छोटी आदतें उन्हें हैरान करने लगी। मसलन, वो हमेशा अनुपमा की पसंदीदा किताबों को शेल्फ पर उसी अंदाज से सजाता जैसे आदित्य रखा करते थे। एक रात अनुपमा ने अपनी डायरी में कुछ दर्ज किया, मगर अगली सुबह जब नजर पड़ी तो देखा कि डायरी उसी सफ़े पर खुली हुई है, मानो रात में किसी ने उसे पढ़ा हो और फिर वही छोड़ दिया हो। अब उनके दिल में सवाल उठने लगा, क्या ये लड़का वाकई सिर्फ एक आम नौकर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या इसमें कोई बड़ा राज छुपा है? एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और अनुपमा दफ्तर से लौट रही थी, हवेली की बत्तियां तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से गुल हो गई। उन्होंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला तो देखा विवेक पहले ही हाथ में मोमबत्तियां लिए खड़ा था, मानो उसे पहले से मालूम हो कि अनुपमा इसी वक्त पहुंचेंगी। विवेक ने उन्हें देखकर धीमी आवाज में कहा, मैम, आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अनुपमा ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो कभी आदित्य की आंखों में नजर आती थी। एक पल को उनका दिल तेजी से धड़क उठा। वो अचानक संजीदा हो गई और सख्त लहजे में बोली, विवेक, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, है ना? सच बताओ, क्या बात है? विवेक ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैम, मैं तो बस आपका नौकर हूं, आप फिक्र न करें, मैं अभी चाय लाता हूं। अगले दिन अनुपमा ने प्रिया नायर को हवेली पर बुलाया। चाय की प्याली हाथ में थामे अनुपमा ने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये लड़का विवेक कोई आम नौकर नहीं है। उसकी हर हरकत, चाहे चाय बनाने का तरीका हो या बात करने का अंदाज, सब कुछ मुझे बार बार आदित्य की याद दिलाता है। क्या मैं पागल हो रही हूं? प्रिया ने हल्की हंसी के साथ बात टालने की कोशिश की, मगर अनुपमा के शक अब गहराई पकड़ चुके थे। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, प्रिया, तुम विवेक की पूरी बैकग्राउंड जांच करो, मैं हकीकत जानना चाहती हूं। कुछ दिन बाद प्रिया ने रिपोर्ट उनके हाथ में थमाई। अनुपमा, इसके बारे में कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिला। आधार कार्ड और बाकी तफसीलात तो मौजूद है, लेकिन सारी तफसीलात तो सही है, मगर इससे पहले का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मानो ये लड़का अचानक कहीं से आकर जिंदगी में दाखिल हो गया हो। प्रिया ने ठहर कर कहा, हो सकता है ये वाकई सिर्फ एक आम बच्चा हो, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो हम और गहराई से तहकीकात कर सकते हैं। अनुपमा ने खामोशी से सिर झुका दिया और हल्का सा इशारा किया, मानो हामी भर रही हो, लेकिन दिल की उलझने कुछ भी कम न हो सकी। उस रात अनुपमा अपने बेडरूम में बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। एक तस्वीर में वो और आदित्य शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे, और उसी दिन आदित्य ने अपने तमाम करीबी लोगों को एक खास अंगूठी दी थी, जिस पर छोटे अक्षरों में एस खुदा हुआ था। वो अंगूठी अनुपमा हमेशा अपनी डायरी के एक खास हिस्से में संभाल कर रखती थी, मगर जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। अनुपमा का दिल एक लम्हे को थमसा गया। ये कैसे गायब हो सकती थी? क्या इसे विवेक ने ले लिया था, या कोई और इस घर में चुपके से आ जा रहा था? ख्यालों का तूफान उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। अगली शाम उन्होंने विवेक को ड्राइंग रूम में बुलाया और सख्त लहजे में बोली, विवेक, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ मालूम है? विवेक ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, मैम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो आप बताइए, मैं उसे ढूंढने में मदद करूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई महसूस होती थी, लेकिन अनुपमा का शक फिर भी जरा भी कम न हुआ। उसी रात उनके फोन पर एक अनजान नंबर से पैगाम आया, अनुपमा, तुम बहुत सवाल कर रही हो, विवेक को छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी जान दोनों खतरे में पड़ जाएंगी।
अनुपमा का चेहरा फक पड़ गया। ये एक साफ धमकी थी और उसमें विवेक का नाम खुलकर लिखा था। क्या सचमुच विवेक ही कोई खतरा था या कोई और शख्स उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था? अनुपमा ने फौरन प्रिया नायर को फोन किया और पूरा पैगाम पढ़कर सुनाया। प्रिया ने बिना वक्त गवाए कहा, अनुपमा, ये मामला संजीदा है। प्रिया ने कहा, मैं एक टीम भेजती हूं। तब तक तुम विवेक पर कड़ी निगाह रखो। मगर अब अनुपमा का जहन पूरी तरह उलझ चुका था। हर वक्त उनकी आंखों के सामने आदित्य का चेहरा तैरने लगता। क्या वाकई विवेक ही आदित्य था या ये सिर्फ उनका वहम था? अगले ही दिन अनुपमा ने बगीचे में विवेक को पौधों को पानी देते देखा। उन्होंने देखा उसके बाएं हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी चमक रही थी जिस पर कुछ नक्काशी खुदी हुई थी। अनुपमा का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। क्या ये वही अंगूठी थी? अनुपमा ने अचानक विवेक को पुकारा और सवाल किया, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैम, ये मेरी मां की निशानी है, पुरानी याद। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जिसने अनुपमा के दिल की धड़कन और तेज कर दी। अब उनका पूरा जहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, ये लड़का आखिर है कौन? क्या इसका रिश्ता आदित्य की मौत से जुड़ा है या ये सब महज एक संयोग है? उस अंगूठी ने उनके शक को और गहरा कर दिया। क्या सचमुच ये विवेक की मां की निशानी थी या वही अंगूठी जो बरसों पहले आदित्य ने उन्हें दी थी? अनुपमा ने तय कर लिया, वो जल्दबाजी नहीं करेंगी। वो विवेक पर खामोशी से नजर रखेंगी। उनकी पुलिस ट्रेनिंग उन्हें बार बार आगाह कर रही थी, सावधान रहो। लेकिन दिल का एक कोना अब भी विवेक की आंखों में सिर्फ आदित्य का अक्स तलाश रहा था। विवेक को ढूंढने की कोशिशें जारी थी। अगली सुबह अनुपमा अपने ऑफिस में बैठी थी जब प्रिया नायर उसके सामने आई और विवेक की बैकग्राउंड पर शुरुआती रिपोर्ट रखती। अनुपमा, विवेक का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन एक अजीब बात है। प्रिया ने ठहरकर कहा, इसका आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज सिर्फ 2 साल पुराने हैं। उससे पहले इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जैसे ये लड़का अचानक कहीं से प्रकट हुआ हो। अनुपमा ने बिना कुछ कहे रिपोर्ट अपने हाथ में ली। उसकी आंखें कागज पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और अटका था। उसकी नजर अनजाने ही मेज पर रखी उस पुरानी फाइल पर जा टिकी, आदित्य की मौत की फाइल। अनुपमा ने फाइल पर ठहरी निगाहें हटाए बिना धीमी आवाज में कहा, प्रिया, ये फाइल मुझे दो। शायद कोई ऐसा पहलू हो जो अब तक मेरी नजर से बचा रहा है। प्रिया ने बिना कुछ कहे फाइल उनके हवाले कर दी। उस रात जब अनुपमा बंगले लौटी तो घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। वो सीधे ड्राइंग रूम से गुजरी और जैसे ही किचन के पास पहुंची, उन्हें बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दी। अंदर झांका तो देखा विवेक किचन में किसी काम में मशगूल था। देखकर मुस्कुराकर कहा, मैम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल तैयार किया है। अनुपमा का दिल एक अनजानी तेजी से धड़क उठा। राजमा चावल, आदित्य की पसंदीदा डिश। उन्होंने विवेक की ओर गौर से देखा, मगर कुछ कहा नहीं। खाने के सिलसिले में शानवी ने धीरे से पूछा, विवेक, आप पहले कहाँ रहते थे? अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। विवेक ने चम्मच को टेबल पर रख दिया और हल्की दबाई हुई आवाज में कहा, कहानी कुछ खास नहीं। मैं एक छोटे से गांव का हूं। मां बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। अब बस अकेला हूं। उसकी आवाज में एक गहरा दबा हुआ दर्द था, लेकिन अनुपमा को महसूस हुआ कि उसके अल्फाज के पीछे कुछ और छिपा है। उन्होंने अपनी पूछताछ वही रोक दी, मगर दिल ही दिल में ठान लिया कि वे उसकी असल हकीकत तक जरूर पहुंचेंगी। उसी रात अनुपमा ने आदित्य के केस की फाइल फिर से खोली। कागजों में लिखा था कि आदित्य एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का हिस्सा थे, मगर उनका शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया था कि वो मर चुके हैं, मगर अनुपमा के दिल ने कोई संतोष नहीं पाया। अनुपमा को हमेशा से शक रहा था
कि आदित्य की मौत महज एक हादसा नहीं थी। फाइल के पन्ने पलटते हुए उनकी नजर अचानक एक ऐसे सुराग पर अटक गई जिसने उनका दिल दहला दिया। ऑपरेशन वाली रात वहां एक और शख्स मौजूद था। उसका बयान अधूरा दर्ज था। नाम के बजाय बस एक कोड नेम लिखा था, शैडो। अनुपमा का दिमाग झंझना उठा। क्या ये शैडो विवेक हो सकता है, या फिर इसके पीछे और भी गहरा कोई राज छिपा है? बिना वक्त गवाए उन्होंने प्रिया को फोन मिलाया। प्रिया, आदित्य केस में जो शैडो नाम का गवाह है, उसका पता लगाओ। मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। अगले दिन ऑफिस में काम में डूबी अनुपमा को प्रिया ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। ये तस्वीर आदित्य के पुलिस ट्रेनिंग दिनों की थी, जिसमें वह अपने साथियों के साथ खड़ा था। जैसे ही अनुपमा की नजर तस्वीर पर गई, उनका दिल थमसा गया। वहां एक चेहरा था, बिल्कुल वही शक्ल जो उन्हें विवेक से मिलती जुलती लगी। उनकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह सचमुच विवेक था, या फिर महज आंखों का धोखा? उस शाम जब वो घर लौटीं, तो बगीचे में विवेक को पौधों को पानी देते देखा। अनुपमा धीरे धीरे उसके करीब पहुंची और हाथ में पकड़ी तस्वीर उसकी ओर बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में बोली, ये देखो, इसमें खड़ा यह आदमी, क्या तुम इसे जानते हो? अनुपमा ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई और ठंडी आवाज में पूछा, ये तुम हो? एक पल के लिए विवेक का चेहरा जमसा गया। उसके होंठ सख्ती से भींच गए, मगर अगले ही क्षण वो बनावटी मुस्कान के साथ बोला, मैम, ये मैं नहीं हूं। शायद कोई और होगा जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ खौफ का साया अनुपमा की नजर से ओझल नहीं हुआ। वो साफ समझ रही थी कि विवेक कुछ छुपा रहा है। उसी रात अनुपमा के फोन पर फिर एक अनजान नंबर से पैगाम आया, अनुपमा, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो। शैडो को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। अनुपमा के जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। शैरो, ये वही नाम था जो फाइल के सफ़ों में दर्ज था। अब सवाल यह था कि विवेक और शैडो का आपस में क्या रिश्ता है, और क्या यह मुमकिन है कि विवेक ही दरअसल आदित्य हो? ममता ने बिला ताखीर मीरा को बुलाया और उसे वो धमकी भरा पैगाम दिखाया। मीरा ने गहरी संजीदगी से कहा, ममता, ये लोग तुम्हें सिर्फ खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर गोपाल हकीकतन शैडो है, तो यकीनन उसके पास कोई बड़ा राज है जिसे वो छुपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। ममता ने आहिस्ता और मुतमिन अंदाज में जवाब दिया, नहीं मीरा, अगर गोपाल दरअसल राहुल है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वो कोई और है तो हमें पहले अटूट सबूत चाहिए। अगली सुबह ममता ने गोपाल को बंगले के वसीय लिविंग रूम में बुलाया। उसका लहजा सख्त और पुरसर था। गोपाल, अब छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं। साफ साफ बताओ, क्या तुम ही शैडो हो, और तुम राहुल को किस तरह जानते हो? गोपाल ने एक लम्हा उसकी आंखों में सीधे देखा, फिर चुपचाप सर झुकाकर बोला, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई शैडो नहीं हूं, मैं तो बस आपका नौकर हूं। मगर उसकी आवाज में एक नर्म सी कप्पाहट साफ झलक रही थी। उसी वक्त बंगले का दरवाजा जोर से बजा। ममता ने बढ़कर दरवाजा खोला। सामने मीरा खड़ी थी, हाथ में एक फाइल लिए। उसने वो फाइल ममता के हवाले की और ठहरी हुई आवाज में कहा, यह शैडो का रिकॉर्ड है, तुम्हें इसे देखना होगा। ममता ने फाइल खोली और पहली ही तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसका दिल जैसे बैठ गया। तस्वीर गोपाल की थी। गोपाल अब खामोश एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। ममता ने गहरी सांस खींची और थके हुए लहजे में उसके नाम को पुकारा, गोपाल। अब और झूठ नहीं, गोपाल, साफ साफ बताओ, तुम असल में कौन हो, और राहुल के साथ आखिर क्या हुआ था? गोपाल ने गहरी सांस भरी, फिर आहिस्ता और बोझिल आवाज में कहा, मैडम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। यह कहकर उसने कदम बंगले के पीछे की जाने बढ़ा दिए। उसने इशारा किया,
उस तरफ जहां एक पुराना और वीरान स्टोर रूम खड़ा था। ममता के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। क्या वाकई गोपाल ही राहुल था, या ये सब किसी गहरे जाल का हिस्सा? उसकी बातों में ऐसा राज छुपा था जो एक तरफ डर पैदा कर रहा था और दूसरी तरफ राहुल की हकीकत जानने की तड़प को और भी गहरा कर रहा था। उसने एक नजर मीरा की तरफ डाली, जो अब भी खामोशी से फाइल के कागजात पलट रही थी। मीरा ने सख्त और मुतमिन लहजे में कहा, ममता, तुम अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन ममता ने हल्के से सर हिलाया। नहीं मीरा, मुझे इस वक्त गोपाल पर भरोसा करना होगा। अगर वो सचमुच शैडो है तो शायद वही मुझे राहुल की सच्चाई से रूबरू कर सके। तुम बाहर इंतजार करना, और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे इशारे का इंतजार करना। मीरा ने दिल ही दिल में न चाहते हुए भी हामी भरी। जाते जाते उसका हाथ पिस्तौल पर ठहर गया और उसने गोपाल को गौर से देखा, जिसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि एक अजीब और बोझिल दर्द झलक रहा था। चलो, ममता ने आहिस्ता से कहा, और गोपाल के पीछे पीछे बंगले के पिछले हिस्से में बने उस पुराने सुनसान स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। स्टोर रूम की जाने बढ़ी। उस कमरे की पुरानी लकड़ी की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की वीरानी और खामोश इंतजार की दास्तान कहती मालूम होती थी। गोपाल ने एक झटका लगाया, जंग खाया ताला खोला और दरवाजे को धकेलकर भीतर दाखिल हुआ। अंदर धूल, मिट्टी और सड़ांध की बू फैली हुई थी। उसने जेब से एक छोटा टॉर्च निकाला, उसे जलाया और अंदर की तरफ इशारा किया। मैडम, उसने धीमे लहजे में कहा, और एक पुराने लकड़ी के बक्से की तरफ बढ़ा। ममता ने एहतियात से कदम आगे बढ़ाए। एक हाथ अब भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर मजबूती से रखा हुआ था। वो अब भी सतर्क थी। गोपाल ने बक्सा खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कागजात, एक जंग खाया लैपटॉप और एक छोटा सा लॉक बॉक्स रखा हुआ था। उसने वो लॉक बॉक्स ममता की तरफ बढ़ाते हुए धीमे लहजे में कहा, ये खोलिए, इसमें आपकी सारी सच्चाई छुपी है। ममता ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ममता ने हिचकिचाते हुए बॉक्स अपने हाथों में लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? ममता ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। गोपाल ने धीमे, लगभग टूटे हुए लहजे में कहा, आप और राहुल की शादी की तारीख। ममता का दिल जोर से धड़क उठा। कांपते हुए हाथों से उसने पासवर्ड डाला, 15621। ताला खुल गया। अंदर एक डायरी थी, जिसके जिल्द पर साफ साफ राहुल का नाम लिखा था। ममता ने डायरी खोली। उसमें वही लिखावट थी, राहुल की अपनी हैंडराइटिंग। सफ़ों पर दर्ज था कि वो एक बड़े ड्रग और हथियारों के रैकेट की तहकीकात कर रहा था। ऐसा नेटवर्क जिसमें कुछ ऊंचे पुलिस अफसर और असरदार बिजनेसमैन शामिल थे। आखिरी सफ़े पर राहुल के अल्फाज थे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो श्याम भवी से कहना कि मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की है। शैडो मेरी सच्चाई को बचाएगा। ममता की आंखें नम हो गई। उसने कांपती नजरों से गोपाल की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ा था। गोपाल, तुम ही शैडो हो, है ना? और तुम राहुल को जानते थे, मगर ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों शामिल थे। गोपाल ने गहरी सांस भरी और बोला, मैडम, मैं ही शैडो हूं। गोपाल की आवाज थरथरा गई। मैं राहुल का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहीं मौजूद था। राहुल ने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी सच्चाई को बचाऊं। मगर उसकी सांस भारी हो गई, लफ्ज टूटते से निकले। मैं उसे बचा ना सका। ममता ने कांपते हाथों से डायरी को अपने सीने से लगा लिया। तो राहुल वाकई मर चुका है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। गोपाल ने सर झुका लिया और धीमे लहजे में कहा, मैडम, मुझे यकीन से कुछ नहीं मालूम। उस रात के बाद राहुल का कोई निशान नहीं मिला,
मगर मैंने ये जरूर सुना है कि उस रैकेट के लोग आज भी इस खौफ में जीते हैं कि शायद राहुल कहीं जिंदा हो। इसीलिए मैं आपके पास आया, आपके बंगले में काम करने लगा ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। ममता का जहन उलझनों में घिर गया। अगर गोपाल वाकई शैडो था तो शायद उसकी बातें सच थी, मगर उसकी आंखों में राहुल की परछाई और उस रहस्यमय अंगूठी का राज अब भी अनसुलझा था। अचानक स्टोर रूम के बाहर से कांच टूटने की एक तेज आवाज आई। ममता और गोपाल ने फौरन अपनी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। ममता ने हाथ के इशारे से गोपाल को पीछे रहने का कहा। बाहर मीरा की आवाज गूंजी, ममता बाहर निकलो, कोई है यहां। दोनों तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक साया खड़ा था, काले हुड में लिपटा हुआ, हाथ में चमकता हुआ चाकू थामे। मीरा ने पिस्तौल तान रखी थी, मगर अगले ही लम्हे वो शख्स अचानक धुएं के बादल में गायब हो गया। ममता ने गुस्से और शुभे से गोपाल की तरफ देखा। ये क्या था? गोपाल, तुमने मुझे जाल में फंसाया है। ममता की आवाज सख्त और गुस्से से भरी हुई थी। गोपाल ने फौरन हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मुझ पर यकीन कीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने राहुल को मार डाला। अब वो आपके पीछे है क्योंकि आपको डायरी मिल चुकी है। मीरा ने ममता का हाथ थाम लिया और जल्दबाजी में बोली, ममता, अब और रिस्क मत लो। ये डायरी मेरे पास रहेगी, मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और गोपाल मेरे साथ चलो। ममता ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, नहीं मीरा, अगर गोपाल सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना ही होगा, राहुल के लिए और उसकी अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। उसी रात अचानक ममता के फोन पर एक और अनजान पैगाम आया। ममता, तुमने डायरी देख ली, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। कल रात 1 बजे पुराने गोदाम के पास अकेली आना। मैसेज पढ़ते ही ममता का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। यही वही गोदाम था जहां राहुल की मौत हुई थी। क्या यह सच का आखिरी मौका था या फिर कोई और जाल? उसने मैसेज गोपाल को दिखाया। गोपाल ने संजीदा आवाज में कहा, मैडम, ये लोग आपको मिटाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाने का इरादा रखती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। ममता ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उनमें वही जुनून चमक रहा था जो कभी राहुल की आंखों में देखा था। उसने सर हल्के से हिलाया, ठीक है गोपाल, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गई। अब ममता का दिल उस रात की मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार था। पुराने गोदाम का नाम सुनते ही राहुल की यादें फिर से जिंदा हो उठीं, मगर उनके साथ एक जलन भी थी, उस रैकेट को बेनकाब करने की जलन जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। गोपाल पर उसका शक अब भी बाकी था, मगर उसकी आंखों में तैरती सच्चाई और उसकी हर अदा में झलकता राहुल सा जज्बा ममता को रोक रहा था। ममता ने मीरा को मैसेज के बारे में बताया और सख्त लहजे में हिदायत दी, मीरा, तुम और तुम्हारी टीम गोदाम के आसपास छुपकर नजर रखना, लेकिन जब तक मेरा सिग्नल न मिले कोई कदम मत उठाना। रात के ठीक 12:45 पर ममता और गोपाल पुराने गोदाम की तरफ रवाना हुए। हल्की हल्की बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी और फजा में एक खामोश डरावनी सनसनी घुली हुई थी। गोदाम का सन्नाटा ऐसा था कि हर सांस की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। ममता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर मजबूती से कमर में अड़ा रखी थी और गोपाल के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा चाकू था। टूटे फूटे गेट के करीब पहुंचते ही ममता ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, अगर ये सब कोई जाल निकला गोपाल, तो तुम्हें इसका पूरा हिसाब देना होगा। गोपाल ने गहरी गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। गोपाल की आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी जो ममता को राहुल की याद दिला गई।
गोदाम के भीतर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती लालटेन की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। ममता और गोपाल धीरे धीरे उसी तरफ बढ़े। अचानक एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी, ममता चौहान, तुम बहुत जिद्दी हो। साए में से एक लंबा आदमी निकला जिसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे 2 और आदमी थे, हाथों में बंदूकें थामे हुए। ममता ने फौरन रिवॉल्वर तानी और सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और राहुल के साथ क्या हुआ? मास्क वाले ने कर्कश हंसी के साथ कहा, राहुल, वो एक गलती था जो हमारे रास्ते में आ गया और अब तुम वही गलती दोहरा रही हो। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। इसमें वो सारा डाटा है जो राहुल ने चुराया था, ड्रग्स, हथियार और हमारे सारे इंपॉर्टेंट इंप्रेशंस। अब ये सब डाटा वापस हमारे पास है और तुम अब बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। ममता का खून जैसे उबल उठा। उसने गोपाल की तरफ देखा जो चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। अचानक गोपाल ने चाकू पूरी ताकत से फेंका। चाकू सीधे मास्क वाले के हाथ में जा लगा और डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला दर्द से चीखा और उसके दोनों साथी बंदूक ताने ममता की तरफ बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बाहर से गोदाम पर छापा पड़ गया। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के बीच चंद ही मिनटों में घटना की दिशा बदल गई। मास्क वाले के दोनों साथी अब जमीन पर गिर चुके थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था, मगर गोपाल ने फौरन उसे पकड़ लिया और दबोच लिया। ममता ने आगे बढ़कर उसका मास्क उतारा और सामने था एक चेहरा, इतना जाना पहचाना कि ममता की सांस थम सी गई। विक्रम सिंह, एक रिटायर्ड डीआईजी और राहुल का पूर्व सीनियर, ममता के सामने खड़ा था। ममता के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ममता, तुम और राहुल दोनों बहुत जिद्दी थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, अली ने भी, लेकिन तुम दोनों बाज नहीं आए। वो जमीन पर पड़ा डिवाइस उठाने के लिए झुका, मगर ममता ने तुरंत एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। उसी पल गोपाल ने सभी की तरफ देखा और बोला, मैडम, अब वक्त आ गया है। उसने जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। ममता की सांस ठिठक गई। ये वही पेंडेंट था जो उसने राहुल को उनकी पहली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। ममता की आंखें फैल गई। गोपाल, तुम राहुल हो? गोपाल यानी राहुल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, मैं राहुल हूं। उस रात गोदाम में मैं बच गया था, लेकिन जानता था कि अगर मैं सामने आया तो वे तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक रचा और शैडो बनकर उस रैकेट को ट्रैक किया, करता रहा। गोपाल के रूप में मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम सुरक्षित रहो। ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उसने राहुल को गले लगा लिया। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरता हुआ देखा। राहुल ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ममता, लेकिन अब हम साथ हैं। इसी दौरान टीम ने विक्रम को हथकड़ियों में जकड़ लिया। डिवाइस में मौजूद डाटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। विक्रम के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और उच्च पुलिस अफसर भी गिरफ्तार हुए। राहुल और उसकी टीम ने मिलकर यह डाटा जनता के सामने पेश किया और रैकेट पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ ही महीनों में बाद में ममता और राहुल एक पुराने बंगले में पहुंचे। अब वे फिर साथ थे। ममता ने एसपी की कुर्सी छोड़ दी थी और दोनों ने मिलकर एक एनजीओ की स्थापना की थी जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाती थी। एक सुबह बंगले के बगीचे में बैठे हुए ममता ने राहुल को एक कप चाय थमाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छू जाती है।